Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. And आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस ऑफ क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी। ओके, इस चैप्टर में हमें ये कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, द नीड फॉर न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स ऑल्सो। ओके, what are photosynthesis that occurs in plants and various steps of holozoic nutrition that comes under the heterotrophic nutrition in animals. Then aerobic and anaerobic respiration समझेंगे in plants and animals. उसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग्स किट में हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें हार्ट्स ब्लड्स उस सब के बारे में पढ़ेंगे। देन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। जाइलम फूड्स का प्रोसेस किस तरीके से होता है एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर। देन एक्सक्रीशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ द लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? जैसे कि हम जानते हैं कि लाइफ जहाँ पर जो भी अलाइव होते हैं, ज़िंदा होते हैं, उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं जैसे कि ब्रीदिंग होना, उनके टिश्यू की रिपेयरिंग होना। तो इस तरह की जो सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो प्रोसेस उस लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम उनके लाइफ प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस दैट आर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर आते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी हमने फूड खाया, उस फूड के खाने के बाद हमने उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया, हमें उससे एनर्जी मिली, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिफरेंट मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, वो भी हम पढ़ेंगे। देन होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब हमने खाना खा लिया, उस खाने का ब्रेक डाउन होने के बाद जो भी ब्रीदिंग पर्पस के लिए हमें एनर्जी एटीपी मिलती है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता है जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा ब्लड होता है वो प्यूरिफाई होता है, वो किस तरीके से बॉडी हार्ट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके बाद वो लंग्स में जा रहा है प्यूरिफाई होने, उसके बाद वापस से वो हार्ट्स में आ रहा है, वापस से हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? प्लांट में भी डिफरेंट वाटर होता है, फूड्स होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम फ्लोएम के ज़रिए, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो एक लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम इन प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। जब हमने अपनी बॉडी के अंदर फूड खाया, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसके बाद उसको जो वेस्ट होता है उसको बाहर करने की ज़रूरत होती है, एक्सक्रीट करने की ज़रूरत होती है, दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। और ये प्लांट्स में भी होता है, जैसे कि लीव्स जो हमारी होती हैं, अब लीव्स में ट्रांसपिरेशन, जब पानी बाहर निकलता है तो उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, लेकिन जो एक्सक्रीशन होता है उसको हम गटेशन कहते हैं। जो स्मॉल स्मॉल पोर्स से बाहर होता है उसको हम गटेशन कहते हैं। जनरली आप ये चीज़ सुने नहीं होंगे, ये गटेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो एक्सक्रीशन के अंदर आता है प्लांट्स के। देन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट सिस्टम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए लंग्स चाहिए होते हैं ह्यूमंस में, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हार्ट चाहिए होता है। तो इन सारे ऑर्गन्स को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर है, दैट इज़ ब्रेन। और ब्रेन का जो सिस्टम्स होता है उसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ब्रेन सारे के सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ओके, चलिए न्यूट्रिशन समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भी प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड को इंटैक करते हैं बॉडी के अंदर, उसके न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है, दैट सिस्टम इज़ नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारी पूरी डाइजेस्टिव कैनाल है। यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ से जब हमने फूड इंटैक किया बॉडी के अंदर, इसमें 5 प्रोसेस होते हैं। इंजेशन, जैसे कि सबसे पहले फूड लिया बाहर से और मुंह के अंदर रखा, इसको हम कहेंगे इंजेशन, कि हमने मुंह के अंदर फूड को ले लिया। उसके बाद होता है डाइजेशन, जैसे ही फूड हमने अपने मुंह के अंदर रखते हैं उसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो सलाइवा है वो सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है टॉयलिन एंजाइम के थ्रू। उसके बाद ये आता है हमारी ईजोफेगस में, यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। उसके बाद स्टमक में,
यहाँ स्टमक में कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, HCl वगैरह, ये डाइजेशन प्रोसेस होता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और एट द एंड यहाँ पर एनस के थ्रू निकल जाता है जो वेस्ट आउट होता है। तो जो प्रोसेस पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये हुआ है, यहाँ पे जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हमारी फूड के अंदर इम्पॉर्टेंट होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये थर्ड प्रोसेस हुआ। इसके बाद होता है असिमिलेशन। असिमिलेशन जितने भी ज़रूरी प्रोडक्ट हैं, जहाँ जहाँ उनका फंक्शन होना है। अब फूड के अंदर तो एनर्जी भी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, फैट भी होता है जो कि स्टोर होता है, देन प्रोटीन होती है, और डिफरेंट मिनरल्स, वाइटामिन्स होते हैं। तो जिस कंपोनेंट को, जिस मिनरल को जहाँ ज़रूरत होती है, जिस भी ऑर्गन्स के साथ ज़रूरत होती है, वो उस जगह पे चले जाता है। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज असिमिलेशन। उसके बाद लास्ट प्रोसेस होता है डेफिकेशन। डेफिकेशन जो एनस के थ्रू, जो हमारे एनल रीजन से वेस्ट आउट एक्सक्रीट होता है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस बेसिकली हम न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ते हैं। ओके, अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर न्यूट्रिशन। हमें खाना खाने की या न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एवरीबडी नोज दैट इट इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। ओके, एंड डेवलपमेंट, हमारा हेल्थ जो बॉडी की होती है, डेवलपमेंट होता है बच्चे का, डेवलपमेंट ग्रोथ का। जैसे कि एक छोटा बच्चा, उसके बाद वो ग्रो होता है, नए नए उसके अंदर फीचर्स आते हैं। ओके, उसकी बोन्स, हेल्थ, ये सारी की सारी डेवलप होती है। दैट इज़ डेवलपमेंट थ्रू द न्यूट्रिशन। देन बेटर न्यूट्रिशन इज़ रिलेटेड टू द इम्प्रूव्ड इन्फेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम, सेफर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, लोअर रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं थ्रू द न्यूट्रिशन, एंड लॉन्गेविटी, और लंबी लाइफ होती है। सो फॉर द हेल्दी चिल्ड्रन दैट लर्न बेटर वी नीड न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट अब न्यूट्रिएंट्स समझते हैं। हमारे पास मेजरली 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एनर्जी यील्डिंग फूड, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनमें एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा फैट। ये एनर्जी यील्डिंग फूड है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको इनमें से अगर 2 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको इन दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जनरली ये दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन बॉडी यील्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी बिल्ड्स करते हैं, यानी कि प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर आते हैं। देन रेगुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड, जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, ये स्टोर नहीं होते हैं, सिर्फ इसमें से कुछ जैसे वाइटामिन्स A, D, E के ये आपके स्टोर हो जाते हैं लीवर्स में, एडिपोज टिश्यूज़ में, लेकिन जनरली ये पास आउट हो जाते हैं हमारे यूरिन और फीकस के ज़रिए। तो ये सिर्फ रेगुलेट एंड प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फॉरेन ऑर्गेनिज्म से, जो हमारी, ताकि हमें कुछ अदर इन्फेक्शन ना हो सके। तो इसमें क्या क्या आते हैं, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स हम जानते हैं, एनर्जी यील्डिंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड रेगुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड। ओके, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल, लेकिन हम इससे पहले समझेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज़ नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप कि एवरीबडी ने सुना होगा अबाउट द फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 को यूटिलाइज करके एक फूड बनाते हैं, दैट इज़ स्वीट फूड। बेसिकली इसको हम एक स्वीट प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। प्लांट्स के अंदर बहुत स्वीट प्रोसेस होता है, बिकॉज जो आफ्टर जो इसके जो आउटकम होता है, प्रोडक्ट जो बनता है इससे फोटोसिंथेसिस से, दैट प्रोडक्ट इज़ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज की बड़ी फॉर्म में निकलता है दैट इज़ नोन एज स्टार्च, और इसका टेस्ट होता है स्वीट, इसीलिए हम इसको स्वीट प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो आपका है, इसमें ऑर्गेनिज्म जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया, इनमें भी ये फोटोसिंथेसिस होती है। ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये हुआ आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरियाज में होता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में मेजरली आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। कौन सा होगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स और हम भी, ह्यूमन बींग्स एंड फंजाई, क्या करते हैं, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो हम डिपेंड्स होते हैं प्लांट्स पर और अदर ऑर्गेनिज्म पर। इसमें 3 तरह के मेजर न्यूट्रिशन होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक,
पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है जब ऑर्गेनिज्म किसी डेड और डीके ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड्स होते हैं। ओके, जैसे कि एक प्लांट है, उसकी पत्ती टूट के नीचे गिर गई, वो डेड हो जाती है। ओके, कुछ दिन बाद जब उस पर पानी वानी पड़ता है तो वो डीके होकर इस तरीके से ह्यूमस की फॉर्म्स में आपको मिलेगी। इस ह्यूमस पर जो भी ऑर्गेनिज्म आके फीड करेंगे और इसको तोड़ कर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको कहते हैं सैप्रोट्रोफिक। इसमें सिर्फ लीव्स ही नहीं, जैसे एनिमल्स हुआ, कुछ छोटे छोटे जानवर होते हैं, वो सारे डीके जब हो जाते हैं मरने के बाद और उन पर जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज सैप्रोट्रोफिक। उसके बाद आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक बेसिकली क्या होता है, एक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म किसी बड़ी बॉडी के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। वो उस बॉडी को किल तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना जो न्यूट्रिशन है उससे गेन करते रहते हैं। जैसे हमारे सिरों में लाइस हो जाती है, जिसको जुएँ बोलते हैं, लीचेस होती हैं, जैसे चिपट जाती हैं लीचेस किसी भी ऑर्गेनिज्म को और वो उसका खून चूसती रहती हैं। उससे क्या होता है, वो उसको मारती तो नहीं है लेकिन अपना न्यूट्रिशन लेती रहती हैं। इसमें अगर प्लांट्स की टर्म्स में अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो कुस्कुटा इसका एग्जाम्पल है, जिसको कसकटा भी बोलते हैं, और इसको अमर बेल के नाम से भी जानते हैं। ये एक दूसरे प्लांट्स पे चलती है और अपना न्यूट्रिशन भी दूसरे प्लांट से लेती है। इस दूसरे प्लांट को मारती नहीं है लेकिन उससे अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है। टिक्स जो हम जानते हैं, टिक्स की अगर हम बात करें, लाइस जो हमारे सिरों में हो जाती हैं, लीचेस, टैप वॉर्म, ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं टैप वॉर्म, और हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, देट आर नोन एज पैरासाइट्स, और उनके न्यूट्रिशन को हम कहेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन को आप ऐसे समझें जैसे होल ऑर्गेनिज्म ले लेता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को, होल बॉडी को ले लेता है। हालांकि वो होल बॉडी आपकी डेड एंड डीके ही होती है, लेकिन उसको जैसे सैप्रोट्रोफिक में था छोटे छोटे पार्ट्स को एब्जॉर्ब करना, ऐसे नहीं होता। होलोजोइक में पूरी की पूरी बॉडी को एंगल्फ कर लेते हैं। इसको हम अगली स्टेप्स में समझेंगे। ओके, सबसे पहले समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, स्वीट प्रोसेस है। यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एंड वाटर। अब यहाँ पे कुछ याद रखने वाली बातें ये हैं कि जो CO2 प्लांट्स के अंदर जा रहा है वो कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 होती है कहाँ होती है, एटमॉस्फेयर में। और वाटर कहाँ से जाता है, वाटर जाता है उनकी रूट्स के थ्रू, जो ग्राउंड वाटर होता है। ओके, तो CO2 एटमॉस्फेयर से और वाटर रूट से, दो प्रोसेस हुए। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो CO2 प्लांट्स के अंदर गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस। क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। सॉरी, CO2 जो प्लांट्स के अंदर जाता है इसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न, क्योंकि ये लीव्स के थ्रू जाता है, लीव्स में ही तो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, इसको कहते हैं डिफ्यूज़न। और जो वाटर आपका रूट्स के थ्रू एंटर करता है उसको हम कहते हैं ओस्मोसिस। ओके, उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब वाटर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, इस ऑक्सीजन के रिलीज़ होने को कहते हैं हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्योंकि जो प्लांट्स से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो फंक्शन होता है वाटर का। तो ये इस प्रोसेस को कहेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो हमने यहाँ पे 3 प्रोसेस समझे। CO2 जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, प्लांट्स के अंदर जा रहा है थ्रू द डिफ्यूज़न, लीव्स में डिफ्यूज़ हो जाता है। वाटर रूट्स के साथ ऑस्मोसिस के प्रोसेस से अंदर एंटर करता है, एंड ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है दैट प्रोसेस इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 CO2 इन्वॉल्व होते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ये आपका ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज की जो मेजर फॉर्म प्लांट्स के अंदर होती है, बड़ी सी फॉर्म, उसको स्टार्च कहते हैं। देन 6 O2 रिलीज हो गया एंड 6 H2O। ओके, नेक्स्ट अब स्टेजेस देखते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये बेसिकली 2 स्टेज होती हैं यहाँ पे। एक होती है लाइट रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है, और एक होती है डार्क रिएक्शन जो लाइट की एब्सेंस में होती है। अब सबसे पहले हमने अभी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस हमारा क्लोरोफिल के अंदर होता है। तो जो प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर अपर लेयर में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये
इनर मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर आपको ये कुछ शीट्स सी रखी मिलेंगी, दैट इज़ नोन एज ग्रेनम। तो इसकी एक शीट्स को हम ग्रेना बोलेंगे। देन दिस इज़ नोन एज ल्यूमन, और ये नीचे की 3 जो ये पार्ट्स होते हैं इसको हम थाइलेकोइड्स कहते हैं। उसके बाद ये जो फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज़ नोन एज स्ट्रोमा। ओके, अब हमारी जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन बेसिकली वो कहाँ पर होती है? ग्रेनम में। ओके, तो लाइट रिएक्शन आपकी ग्रेनम में होगी, और यहाँ पर क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन। ये आपको 2 आउटकम्स याद रखने हैं। इसके जो प्रोडक्ट्स है एटीपी एंड एनएडीपीएच, ये लाइट रिएक्शन में होता है। और कहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन आपका? ग्रेनम में। ओके, उसके साथ साथ लाइट रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ O2। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन का रिलीज़ कब होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन में। फोटोकेमिकल यानी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और द लाइट रिएक्शन। यहाँ पे एटीपी किस क्या क्या फॉर्मेशन होता है? एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये किस एरिया में होती है? जो क्लोरोप्लास्ट है उसके ग्रेना वाले पार्ट्स में। ओके, उसके बाद आते हैं डार्क रिएक्शन पर। डार्क रिएक्शन आपके कहाँ पर होती है? ये होती है स्ट्रोमा में। ये जो फ्लूइड्स होता है इसके अंदर स्ट्रोमा में, और ये लाइट की एब्सेंस में होती है। बेसिकली डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन बेंसन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, कैल्विन बेंसन साइकिल, बेंसन साइकिल। ओके, नाउ लेट्स सी द वेरियस स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये अदर टॉपिक है हमारे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से हटकर। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, जो एनिमल्स के अंदर आता है। इसका सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से क्या डिफरेंस है? सैप्रोट्रॉफिक में हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, डेड डी के ऑर्गेनिज्म के छोटे पार्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। होलोजोइक में हम पूरे के पूरे फूड को एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं। अगर आप अमीबा के अंदर कुछ स्टेजेस देखें तो ये आपका अमीबा है। ये अमीबा क्या करता है? स्यूडोपोडिया इस तरीके से निकालता है यहाँ पे। ओके, स्यूडो, इसको फॉल्स सिलिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ वक्त के लिए होती है। स्यूडो जहाँ पे भी यूज़ होता है साइंस के अंदर, उसका मतलब होता है फॉल्स से। बेसिकली कुछ वक्त के लिए स्यूडोपोडिया बाहर आती है, इस तरीके से एंगल्फ करती है इसको, और यहाँ पे ये इसने डाइजेशन कर लिया। तो सबसे पहले इंजेक्शन अपनी बॉडी के अंदर लिया, जैसे कि ह्यूमंस खाने को लेते हैं बॉडी में मुंह के अंदर। उसके बाद हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है एंजाइम्स के थ्रू। उसके बाद एब्जॉर्प्शन आता है, देन असिमिलेशन, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को पहुँचा दिया खाना जहाँ ज़रूरत थी, एंड एट द एंड इजेशन, जैसे हमारे अंदर एक्सक्रीशन होता है तो जिसकी ज़रूरत नहीं होती इस वाली बॉडी को वो बाहर कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जिसमें इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर आइदर इज सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में। इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेते हैं इनटू द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। ये फर्स्ट प्रोसेस है। उसके बाद इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड, यहाँ पे उसका डाइजेशन होगा, and then absorbed into the body cells of the organism. Human beings and most of the animals have holozoic mode of nutrition. हम भी holozoic mode of, क्योंकि हम पूरा का पूरा फूड अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं। ओके, अब समझते हैं एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहले रेस्पिरेशन समझते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, सांस लेना। तो सांस लेने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिस एनर्जी को हम एटीपी के नाम से जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी हमें कहाँ से मिलती है? जो फूड हमने लिया है उसका ब्रेक डाउन होने के बाद ये हमारी सेलुलर नीड्स को सेटिस्फाई करती है। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि हमारा जो फूड है वो टूट टूट के हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। ओके, रेस्पिरेशन 2 तरह के हैं, एनेरोबिक एंड एरोबिक। सबसे पहले हम एनेरोबिक देखेंगे।
एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता या फिर स्मॉल अमाउंट में वेरी लिटिल ऑक्सीजन, नेग्लिजिबल ऑक्सीजन यूज़ होती है, दैट इज़ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जो एटीपी रिलीज़ होती है दैट इज़ फिक्स्ड, यानी कि 2 एटीपी, सिर्फ 2 एटीपी यहाँ पे निकलती हैं, चाहे आपका प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। अब अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है उसको वो टूटता है और उस टूटने के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये दोनों में कॉमन होता है आपका, वेदर इट इज़ एन एरोबिक रेस्पिरेशन और द एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज टूट जाता है और उससे जो फॉर्मेशन होता है पाइरूवेट का, ओके, 2 कार्बन कंपाउंड पाइरूवेट्स यहाँ पे होते हैं। अब पाइरूवेट्स ये तो कॉमन हो गया। इसके बाद अगर हम यीस्ट की या प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे इथेनॉल रिलीज़ होती है। क्या रिलीज़ होती है? इथेनॉल। इस प्रोसेस को हमने कहा ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद आता है इथेनॉल, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। अगर हम इसी प्रोसेस को जो पाइरूवेट से अगर एनिमल्स की बात करें या फिर ह्यूमन बॉडी की जो मसल्स में और रिएक्शन होती है उसकी बात करें तो वहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी में बार बार एक्सरसाइज करने के बाद जो मसल्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन कम हो जाता है या फिर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, ऐसा आप समझ लें। तो उस वक्त जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज़ नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उस रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी से ग्लूकोज के टूटने के बाद इथेनॉल नहीं बट के लैक्टिक एसिड बनता है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और यहाँ पे हायर अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है एंड द एनर्जी इज़ 38 एटीपी। इसमें बेसिकली 2 प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ये आप जानते हैं ये सेल है, यहाँ पर सेल के अंदर साइटोसोल जो कि साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर एंड माइटोकॉन्ड्रियन, ये इन दो के अंदर हमारी रेस्पिरेशन होता है। इसको मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। बेसिकली 2 मेजर प्रोसेस होते हैं, एक तो ग्लाइकोलिसिस जो अभी हमने पढ़ा जो कॉमन होता है एरोबिक एंड एनएरोबिक में, एंड दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लूकोज सबसे पहले टूटकर, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये आपका साइटोप्लाज्म में टूटने के बाद पाइरूवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड पाइरूवेट ये स्ट्रक्चर बना लेता है। पाइरूवेट प्लस एनर्जी कितनी निकली थी? 2 एटीपी। उसके बाद ये पाइरूवेट, अगर इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस है यहाँ पर जैसे कि यीस्ट में, तो क्या बनेगा? इथेनॉल एंड CO2। उसके बाद अगर एनिमल्स की बात अगर हम करें और वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर एनिमल्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो यहाँ पर आपका बनेगा लैक्टिक एसिड। ओके, और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है एनिमल्स के अंदर तो आपका एंड प्रोडक्ट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यहाँ पर आपका एंड प्रोडक्ट होगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, ये आपका हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में उसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ओके, और यहाँ पे एटीपी फॉर्म्ड होती है ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल्स, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स भी यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे ये कुछ टॉपिक्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, देन एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इनको हम बाद में कवर कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच।